नाज़रीन, एक उस मंजरनामे की बात करते हैं कि जिस मंजरनामे में पाकिस्तान की बरतरी अब मगरबी ऐवानों में गूंज रही है। पहले सवाल यह उठाया जाता था कि क्या पाकिस्तान ने वाकई भारत के नाकाबिले शिकस्त समझे जाने वाले राफेल तैयारे को गिरा दिया, और अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया की महंगी तरीन दिफाई खरीदारियों में शामिल राफेल की हैसियत क्या रह गई हो गई। सवाल यह भी उठाया जाता रहा कि क्या भारत सिर्फ हथियार खरीद रहा है या दुश्मन के हथियारों की समझ बूझ से भी गाफिल हो चुका है। ये कोई अफसाना नहीं था, कोई दावा नहीं था, ये बरतानवी मीडिया ने अब लम्हा बलम्हा की रूदाद शामिल की है। 7 मई की रात जब दुनिया सो रही थी, जनूबी एशिया की फजाओं में एक जंग बरपा थी। बरतानवी मीडिया ये कहता है कि ऐसी जंग जिसमें सिर्फ मिसाइलों का तसादुम नहीं हुआ, जहानत, चालाकी और इंटेलिजेंस का इम्तिहान हुआ। रॉयटर्स ये लिखता है कि भारत ने फॉल्स फ्लैग पहलगाम वाकये की आड़ में पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, एक सबक दिया। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू कई दिनों से एयर ऑपरेशन रोम में मौजूद थे। रात को सोने की बजाय रेडार की चमकती स्क्रीन पे दुश्मन की हर हरकत देखते रहे, और जब भारतीय तैयारे रेडार पे नमूदार हुए तो J-10C रवाना हो चुके थे। वो सिर्फ रवाना नहीं हुए, राफेल को निशाना बनाने के हुक्म के साथ रवाना हुए। ये कोई जज्बाती रद्द-ए-अमल भी नहीं था, ये किल चेन का अमली मुजाहिरा था। चीनी साख्ता PL-15 मिसाइल्स के साथ जिनकी रेंज का भारतीय इंटेलिजेंस ने गलत अंदाजा लगाया। नतीजा क्या निकला? राफेल गिरा, लेकिन ये एक मिसाइल से ज्यादा एक हिकमत अमली की फतह थी, और पाकिस्तानी J-10C तैयारे खामोश रेडार मोड में थे। उनकी आंखें कहीं और थी। रियल टाइम फीड देने वाला निगरान तैयारा उन्हें रहनुमाई दे रहा था, और भारत को खबर तक न हुई और उसका बरतरी का निशान नीचे गिरा। ये रात का समा था, 2 घंटे का वक्त था। मजमूई तौर पे 110 तैयारे महवे परवाज थे, जिसमें पाकिस्तान की होशियारी भारत की गफलत पर हावी हुई। और अब सवाल यह है कि क्या भारत ने जो अरबों डॉलर में फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी खरीदी वो सिर्फ एक नारा थी? क्या इंटेलिजेंस की गलतियां महंगे हथियारों को कागजी शेरों में बदल सकती हैं? और क्या पाकिस्तान एक नई दिफाई हिकमत अमली के साथ एक कदम आगे जा चुका है? ये सवालात आज भी जवाब मांगते हैं, और हम वो सवाल करेंगे जो बाकी नहीं करते। हम वो रिपोर्ट दिखाएंगे जिसको लोग छुपाना चाहते हैं, और वो सच सामने लाएंगे जो मेज पर रखा तो है लेकिन आंखों से ओझल है। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब ने। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर मसूद साहब, रॉयटर्स की रिपोर्ट ये कहती है कि PL-15 मिसाइल की रेंज के गलत अंदाजे को राफेल की तबाही की बुनियादी वजह करार दिया गया। आपके ख्याल में ये भारतीय एयरफोर्स की इंटेलिजेंस नाकामी थी या फिर भारतीय एयरफोर्स का फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी के ऊपर अंधा एतमाद था? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पिछले 2-3 महीनों से अगर आप तमाम खबरों को देखें, एनालिस्ट जितने भी दुनिया के हैं और इवन भारत के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं और जो उनके अपने मिलिट्री एनालिस्ट हैं, स्पेशली जो एयरफोर्स पे नज़र रखते हैं, तरह तरह की स्टेटमेंट्स आपके सामने आई हैं। पिछले दिनों ये भी कहा गया था कि चाइना ने और टर्की ने जो है वो पाकिस्तान का इश्तराक किया और पाकिस्तान की मदद की इस जंग को लड़ने में। फिर उन्होंने ये भी एक बहुत ज़्यादा बात की और इसका जिक्र किया असेंबली में भी कि हम जो थे वो बेसिकली टेररिस्ट को निशाना बना रहे थे। तो हमारी फ़िज़ाइया को जो डायरेक्शन दिया गया था वो सिर्फ ये था कि उन्होंने टेररिस्ट के कैंप्स को अटैक करना है, और कोई मिलिट्री टारगेट्स को या कोई हवा में जो जहाज होंगे उनको मारने का कोई नहीं था हदफ जो हमारी लीडरशिप ने दिया। ये तमाम चीज़ें। अब जो तीसरी चीज़ जो इस दफ़ा आई है वो ये कि जी इंटेलिजेंस फेलियर था, क्योंकि हम PL-15 की रेंज जो थी वो भारत को पता नहीं थी, और जो पाकिस्तान के पास PL-15 है उसकी रेंज का जो अंदाजा था वो नहीं थी जो कि एक्चुअली चाइनीज ने पाकिस्तान को दिया हुआ था। लेकिन जी वीकनेसेस तो हैं, डेफिनेटली इंटेलिजेंस की वीकनेस है, ये लीडरशिप की डिसीजन मेकिंग की वीकनेस है, ये ओवरऑल एक आप देखा जाए तो जो इन्होंने एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक डिसीजन एक अपना ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए थे उनकी शिकस्त है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो जंग हुई, जो एयर बैटल हुई बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसमें चंद हकीकतें हैं जिनको ज़हन में रखना बहुत जरूरी है। कि चीज तो ये कि पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिराए और वो अब सारी दुनिया तस्लीम कर रही है। इस आर्टिकल में भी रॉयटर्स ने ये कहा है कि कम से कम एक जहाज गिरा और वो मोस्ट प्रोबेबली राफेल था। तो कम से कम से मुराद ये कि जहाज उनके जरूर गिरे। जो हम क्लेम करते हैं कि 6 जहाज उनके गिरे, तो ये 1 और 6 का मामला नहीं है। मामला ये है कि उनके जहाज जो है उनको पाकिस्तान फिजाइया ने निशाना बनाया, और उनका स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज जो उनकी बैकबोन था
वो गिरा इस मार्के के दौरान और पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ। सो ये एक बहुत बड़ी जीत है जो कि आप जब भी एयर बैटल में जाते हैं और किसी दुश्मन के जहाज़ों को गिरा दें आप हवा में, तो वो आपकी कैपेबिलिटी शो करता है, वो आपकी ट्रेनिंग शो करती है, वो आपकी प्रोफिशिएंसी शो करती है, क्वालिटी ऑफ एयर कॉम्बैट टैक्टिक्स जो होते हैं फ्रॉम ऑपरेशनल टू टैक्टिकल लेवल, वो उसकी तर्जुमान होती है। तो उस लिहाज से बारहा इस चीज का जिक्र किया गया है और इस आर्टिकल में भी जिक्र किया गया किल चेन का। तो वो किल चेन जो थी पाकिस्तान की वो ज्यादा बेहतर थी, ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थी और उसके अंदर जो डाटा लिंक का जिक्र किया गया लिंक 17 का, वो इंडिजिनसली डेवलप्ड लिंक था जिसने तमाम सेंसर्स और शूटर्स को मजबूत तरीके से बांधा हुआ था। एक नेटवर्क तरीके से उस लिंक 17 ने सबकी पिक्चर को आप समझ लें कि कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर मौजूद थी सबके पास। लेकिन सर एक सवाल ये है कि आप अगर राफेल को देखें तो राफेल का हवा किस चीज का था? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का। अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का रेडार में पकड़े जाना ये एक अहम सवाल है कि हमारे पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी क्या थी कि हमने एक स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट किया, उसको लॉक किया और फिर उसको टारगेट भी बना लिया। जी देखिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर आप जहाज 1 to 1 अगर मुआवजा करें तो डेफिनेटली जो राफेल की ओवरऑल क्वालिटीज हैं टेक्नोलॉजी वाइज वो बेहतर हैं। उसमें स्टेल्थ वाला एलिमेंट तो शायद इतना शामिल नहीं, लेकिन उसका जो मिसाइल है मीटियोर और उसके साथ उसका जो स्पेक्ट्रा ईडब्ल्यू स्वीट है वो बहुत मतलब एक किस्म का दुनिया का बेहतरीन ईडब्ल्यू स्वीट समझा जाता है, जिससे वो जहाज को ना सिर्फ अपने छुपा सकते हैं बल्कि दुश्मन के जहाज को वो उसकी जैमिंग कर सकते हैं, उसके रडार को अफेक्ट कर सकते हैं और आपकी सब्सिक्वेंटली जो मिसाइल की रेंजेस है उसको कम कर सकते हैं। सो वो तमाम चीजों के होने के बावजूद जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी वो हमारे सिस्टम की इंटीग्रेशन थी। हमारा जो अपना जितने भी सिस्टम हवा में मौजूद थे, चाहे वो सेंसर्स थे या शूटर्स थे, वो एक सिस्टम के साथ बंधे हुए थे और वो सिस्टम जिसे हम लिंक 17 कहते हैं और जो टैक्टिकल डाटा लिंक था हमारा, वो इन तमाम चीजों को जो है एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर वो दे रहा था। और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए ये चीज बहुत जरूरी होती है कि आपकी जो तमाम सेंसर्स और शूटर्स या तमाम प्लेयर्स जिसे कहते हैं एक एयरफोर्स की लैंग्वेज में जो उस वॉर जोन में मौजूद थे वो इंटीग्रेटेड थे इस सिस्टम के साथ। सो वो हमारी चीज जो थी वो हमारी मजबूती थी और उसके अलावा हमारी ट्रेनिंग और जिस तरह इसमें जिक्र हुआ लीडरशिप का भी, वो भी एक बड़ी मजबूत थी कि लीडरशिप का डायरेक्शन जो था बड़ा क्लियर था कि कोई दुश्मन का जहाज, कोई एग्रेसर जो है वो जो है इधर से बच के ना जाए। मतलब वी विल नॉट लीव एनी एग्रेसर टू गो बैक होम से। चले सर, ये तो अब मगरबी मीडिया इसको तस्लीम कर रहा है और इसकी बर्तरी जो पाकिस्तान की है वो तो अब साबित हो चुकी। अब अगर मुस्तकबिल के ऊपर नजर दौड़ाएं और हाल के ऊपर अगर तस्करा करना चाहें तो मेरे ख्याल से मिग 21 के जो 2 स्क्वाड्रन आखिरी हैं उनको भी ग्राउंड करने की बातें हैं कि वो भी मुकम्मल तौर पे रिटायर हो जाएंगे। अब मैं अगर मुबालगा आराई से काम नहीं ले रहा तो भारत के पास गालिबन 29 स्क्वाड्रन पीछे रह जाएंगे इस वक्त जो एक्टिव हैं। मकामी तेजस अभी तैयार नहीं हुआ और फिर कोई और दरामद की अभी बातें नहीं हो रही। पाकिस्तान के पास इसके मुकाबले में 25 स्क्वाड्रन है। तो फजाई बर्तरी मुस्तकबिल में कैसी दिखाई देती है और उसमें अभी तक जो टेक्नोलॉजिकल सेटबैक देखना पड़ रहा है भारत को वो कितना बड़ा है? देखिए जी, ये राफेल के ऊपर उनकी बड़ी डिपेंडेंस थी, वो बैकबोन था उनका। और जिस तरह आपने पुलवामा में भी देखा कि उन्होंने बारहा कहा कि राफेल हमारे पास होता तो हम ये बैटल जीत जाते या उसका रिजल्ट्स डिफरेंट होते, तो वो भी देख लिया उन्होंने करके। तो इस वक्त अगर आप कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान की फिजाइया और इंडिया की फिजाइया में टेक्नोलॉजी के लिहाज से और नंबर्स के लिहाज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इंडिया तो कहता है कि उसने टू फ्रंट वॉर लड़नी है चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ और 45 स्क्वाड्रन उनके होने चाहिए, तो उनके 31 स्क्वाड्रन हैं। अब जिस तरह आप ये बता रहे हैं मिग 21 इनके फेज आउट हो रहे हैं, बहुत जल्द इनके जैगुआर्स भी फेज आउट हो जाएंगे। तो इनका एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अगले 10 साल तक कोई इंडिया की फिजाई बर्तरी इंडिया किसी तरह से भी हासिल नहीं कर सकता, जहाजों के मामले में भी और टेक्नोलॉजी के मामले में। अब अगर हम इसका मुआवजा आज की इन्वेंटरी के साथ करें और आज की टेक्नोलॉजी के साथ करें और नंबर्स के साथ भी करें तो इंडिया का ये गैप बहुत ज्यादा इस वजह से क्रिएट हुआ है। एक तो पॉलिटिकल लीडरशिप की जो
तवज्जो है वो बहुत ज्यादा नहीं रही, जो बारहा इंडियन एयरफोर्स के चीफ्स ने उन्हें बताया भी और ये भी बावर कराने की कोशिश की कि काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मुकम्मल नहीं हो सके, और उसमें तिजास जो है वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था जिसने ये गैप क्रिएट किया। उसके ऊपर भी इनकी बहुत डिपेंडेंस थी कि हम अपना एक इंडिजिनस जहाज करेंगे जिस तरह हमारा JF-17 है, और वो जो है 4.5 जनरेशन का गैप फिल करेगा। वो ऐसा हो नहीं सका। उसके बहुत सारे मामलात थे, टेक्नोलॉजी भी थी, उसके इंजन भी थे, उसके इश्यूज अभी तक चल रहे हैं। सो वो गैप 20-25 साल से वो कोशिश कर रहे थे और वो पूरा नहीं हो सका। तो उस गैप को पूरा करने के लिए अब इन्हें बहुत इमरजेंसी और आप कहें कि एग्रेसिव तरीके से इंडक्शन करनी पड़ेगी, ताकि वो इवन पाकिस्तान का भी फिजाई मार्के में या एयर बैटल में किसी तरह से आने वाले सालों में मुकाबला। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात वाकयात यकीन के साथ।